हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो एक बार फिर से हम लोग हाजिर हुए हैं डेमोक्रेसी की सेकंड सीरीज सेकंड पार्ट को लेकर के। कल हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि कितने टाइप्स की डेमोक्रेसी होती है। टू टाइप्स की डेमोक्रेसी हमने पढ़ा था, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो आज हम इसके आगे पढ़ेंगे कि कितने इसके प्रिंसिपल होते हैं लोकतंत्र के, कितने सिद्धांत होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप के प्रिंसिपल्स को आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो थ्योरी है, जो हमारा सिद्धांत है लोकतंत्र का, वो क्लासिकल थियरी है। ठीक है, लोकतंत्र का क्लासिकल सिद्धांत या लोकतंत्र का शास्त्रीय सिद्धांत, कुछ भी आप बोल लीजिए। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है जिसमें विवेक होता है तथा वह अपना उचित अनुचित समझने की शक्ति रखता है। यानी जो लोकतंत्र का क्लासिकल सिद्धांत है वो कहता है कि मनुष्य क्या है, एक विवेकशील प्राणी है। मनुष्य के अंदर इतनी एबिलिटी होती है, इतनी क्षमता होती है कि वो अपना हित समझ सकता है, उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसके बारे में वो विचार विमर्श कर सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट पॉइंट, इसमें शासन का संचालन जनता के द्वारा किया जाता है तथा लोकतंत्र को शासन प्रणाली तथा जीवन शैली के रूप में स्वीकार किया जाता है। कहने का मतलब जो शास्त्रीय सिद्धांत है, ये हमारा लोकतंत्र का क्लासिकल थ्योरी है, ये लोकतंत्र को क्या मानता है, एक जीवन शैली के रूप में मानता है। एक जीवन शैली, ठीक है, एक मतलब लाइफ ऑफ स्टाइल है, जीवन शैली के रूप में स्वीकार करता है। कहने का मतलब है कि शास्त्रीय सिद्धांत जो है वो एक तो व्यक्ति के विवेक पर बल दे रहा है। ठीक है, कि व्यक्ति विवेकशील प्राणी है और उसे क्या अच्छा है, उसके लिए क्या बुरा है ना। यानी कि व्यक्ति के लिए कौन सी शासन प्रणाली अच्छी है, लोकतंत्र अच्छा है या राजतंत्र अच्छा है ना, डेमोक्रेसी अच्छी है या फिर मोनार्की अच्छी है, यह व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने आप से समझ सकता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के अंदर क्या होता है, विवेक। ऐसा क्लासिकल थ्योरी मानती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस शासन प्रणाली के अंतर्गत बहुमत का शासन होता है। ठीक है, प्रतिनिधित्व होता है, उत्तरदायित्व तथा सहमति पर आधारित शासन को सम्मिलित करते हैं। अब इसमें क्या होता है, बहुमत का शासन होता है। बहुमत का मतलब एक होता है बहुमत, एक होता है आम सहमति। बहुमत मेजोरिटी, मेजोरिटी में जैसे मान लीजिए कि 10 लोग हैं, 10 में से 6 लोगों ने बोल दिया डेमोक्रेसी अच्छी है, तो ठीक है, डेमोक्रेसी सही है, 4 लोगों की बात नहीं मानी जाएगी। ठीक है, जबकि आम सहमति जो होती है, एक होता है आम सहमति। आम सहमति में 10 लोग हैं तो 10 लोग आपस में क्या करेंगे, सहमति बनाएंगे कि हाँ नहीं, हमें डेमोक्रेसी पसंद है। ठीक है, तो वो डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि जो शासन का फॉर्म होता है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, तो उसमें यह बताया गया है कि शास्त्रीय सिद्धांत के अंतर्गत कि शासन की प्रणाली सबसे ज़्यादा अच्छी कौन होती है। ठीक है, और दूसरी बात हमें यह समझना है कि इसमें जो शास्त्रीय सिद्धांत है लोकतंत्र का, इसमें जो है बहुमत का शासन होता है, पहली बात। ठीक है, फिर जनता अपना प्रतिनिधि चुनती है, अपना रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करके वो पार्लियामेंट में या विधानमंडल में भेजती रहती है। फिर इसमें जो हमारे जो प्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स जाते हैं, जो प्रतिनिधि हमारे जाते हैं, वो कैसे होते हैं, हमारे लिए जनता के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक कौन कौन से विचारक हैं, लॉक हैं, वेंथम है, जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, एंथनी डाउन्स हैं और जोसेफ शुम्पेटर हैं। तो ये ऐसे थिंकर्स हैं जो उदारवाद से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहे हैं, ये व्यक्ति के विवेक पर बल दे रहे हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दे रहे हैं। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि व्यक्ति को यह बताने की जरूरत नहीं है कि कौन सी शासन प्रणाली ज़्यादा अच्छी है और कौन सी शासन प्रणाली ज़्यादा अच्छी नहीं है, बल्कि व्यक्ति विवेकशील है और वह अपने आप स्वयं से चयन कर सकता है कि कौन सी शासन प्रणाली अच्छी है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमारा है, लॉक और बेंथम कहते हैं कि लोकतंत्र का मतलब है कि एक ऐसी शासन प्रणाली से है
जिसमें व्यक्ति को निरंकुश सत्ता से संरक्षित किया जाता है। लॉक और बेंथम का मानना है कि लोकतंत्र ऐसी शासन प्रणाली होती है जिसमें निरंकुशता का अभाव होता है। ठीक है, निरंकुशता का क्या होता है? अभाव होता है। यानी यहाँ पे आपको बहुत ही कम निरंकुश शासन देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे निरंकुशता या डिक्टेटरशिप से, या फिर कह सकते हैं कि एक तरीके से जो तानाशाही शासन होती है, उससे यहाँ पे आपको मुक्ति देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको जो संरक्षण मिल रहा है, किससे संरक्षण मिल रहा है? निरंकुशता से मिल रहा है, तानाशाही से मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है? लोकतंत्र में संरक्षण मिलता है, ऐसा मानना है लॉक और बेंथम का। ठीक है, फिर नेक्स्ट थिंकर सीवी मैकफर्सन ने अपनी रचना लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 में लिखी गई। इसमें इसे संरक्षणात्मक प्रतिमान कहते हैं। ठीक है, संरक्षणात्मक प्रतिमान किसको बोला इन्होंने? शास्त्रीय सिद्धांत को। सीवी मैकफर्सन ने शास्त्रीय सिद्धांत को क्या बोला? कि यह लोकतंत्र का संरक्षणात्मक मॉडल है। शास्त्रीय सिद्धांत को, लोकतंत्र के शास्त्रीय सिद्धांत को सीवी मैकफर्सन अपनी पुस्तक द लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी 1977 में कहते हैं कि जो शास्त्रीय सिद्धांत है लोकतंत्र का, यह संरक्षणात्मक मॉडल है। यह संरक्षण प्रदान करता है। किससे संरक्षण मिलता है हमें? संरक्षण मिलता है तानाशाही से, संरक्षण हमें मिलता है निरंकुशता से। ठीक है, तो इस तरीके से हमें क्या मिल रहा है? संरक्षण मिल रहा है। तो यह जो शास्त्रीय सिद्धांत है हमें संरक्षण प्रदान कर रहा है। ठीक है, इसीलिए सीवी मैकफर्सन ने शास्त्रीय लोकतंत्र को संरक्षणात्मक लोकतंत्र की भी संज्ञा दी है। तो अब हम देखेंगे शास्त्रीय लोकतंत्र की मान्यता का विरोध कौन कौन करता है। यानी क्लासिकल जो डेमोक्रेसी की थ्योरी है, इसका अपोनेंट कौन कौन करता है, इसका विरोध कौन कौन करता है। देखिए, एक तो सार्टोरी है। ठीक है, सार्टोरी, आप ये ध्यान रखना कि ठीक है, ये देखिए लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, तो ये बुक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बुक को आप क्या करना? याद करते हुए रखना है आपको। ठीक है, तो ऐसे आपको चीज़ों को याद रखना है, नोट्स बना के चलें, जैसे मर्जी आप कर लें, पर इसको याद करना है फिर। ठीक है, सार्टोरी फिर कहते हैं, ये लोकतंत्र के आलोचक हैं। सार्टोरी लोकतंत्र के शास्त्रीय सिद्धांत के आलोचक हैं। ये कह रहे हैं कि लोगों का स्वयं का शासन क्या है? एक भ्रम है। देखिए, सार्टोरी का एक फेमस स्टेटमेंट है, इसमें इन्होंने बोला कि लोकतंत्र में जो कहते हैं जनता का शासन होता है, जनता का शासन नहीं होता। जनता का शासन एक भ्रम है, बल्कि जनता के शासन के नाम पर कुछ एलीट क्लास के लोग, कुछ कुलीन वर्ग के लोग जो हैं, कुलीन या अभिजन, या फिर हम कह लें अमीर वर्ग के लोग, है ना, यही कुछ गिने चुने लोग ही शासन करते हैं। जनता वंता शासन इसमें नहीं करती है। ठीक है, तो यह जो लोग कह रहे हैं कि लोगों का स्वयं का शासन है, स्वयं का शासन है लोकतंत्र में, तो सार्टोरी कह रहे हैं कि ये सब क्या है? एक भ्रम है। ठीक है, फिर सार्टोरी कहते हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शासन सत्ता के लिए क्या होती रहती है? हमेशा प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। ठीक है, यानी कि शासन को चलाने के लिए हमेशा एलीट क्लास में ही क्या होगी? हमेशा प्रतिस्पर्धा चलती रहेगी। फिर सार्टोरी आगे कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए वास्तविक खतरा नेताओं से नहीं है, बल्कि नेताओं के अभाव से है। ये इंपॉर्टेंट है, ये कोटेशन नेट में आया हुआ है। ठीक है, डीएसएसबी पीजीटी में आया हुआ है। तो ये चीज़ें क्या करना है आपको? इंपॉर्टेंट है, ये सब आप याद कर लेना। ठीक है, फिर सार्टोरी की रचना क्या है? डेमोक्रेटिक थ्योरी 1973। तो कभी कभी मैचिंग के लिए दे देता है कि एक तरफ दे देगा डेमोक्रेटिक थ्योरी और दूसरी तरफ दे देगा थिंकर्स का नाम सार्टोरी, ऐसे करके आपको मैचिंग कराने के लिए देगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को, जैसे मेरा नोट्स पढ़े, पीपीटी पढ़े, वीडियो से पढ़े, जहाँ से पढ़े, ठीक है, तो आप उसके बाद प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, जिससे कि आपका डाउट जो है ना, वो तुरंत आपका क्लियर हो जाए। नहीं तो आप अभी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे, बाद में लगाते हैं प्रैक्टिस सेट, तो आपको दिक्कत आती है, फिर आपको समझ में चीज़ें कम आती हैं और फिर मैक्सिमम चीज़ें आप भूल जाते हो।
तो साथ के साथ अभी से ही प्रैक्टिस सेट आप लगाओ, ठीक है। तो सार्टोरी कह रहे हैं कि लोकतंत्र के लिए वास्तविक खतरा नेताओं से नहीं है, ठीक है, क्योंकि नेता रहेंगे तभी लोकतंत्र जिंदा रहेगा, ऐसा सार्टोरी कह रहे हैं। बल्कि सार्टोरी यह भी कह रहे हैं कि लोकतंत्र को खतरा तब होगा जब इसमें नेता नहीं होंगे, ठीक है। नेता की बजाय अगर एक व्यक्ति आ जाएगा, एक ही व्यक्ति अगर हो जाएगा तो वो फिर तानाशाह हो जाएगा, ठीक है। तो अगर अलग अलग नेता होंगे, अलग अलग पार्टियां होंगी, तो जाहिर सी बात है कि एक एंटी पार्टी जो होगी, जो अपोजिशन में पार्टी होगी, वो लोगों के अधिकारों के लिए लड़ेगी। जो विपक्ष में पार्टियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो जो सत्तारूढ़ पार्टियां होती हैं उनसे क्या करती हैं, वो सुरक्षा प्रोवाइड कराती हैं जनता को। तो अब हम देखते हैं आगे। सार्टोरी की फेमस बुक जो है डेमोक्रेटिक थियरी है, इसको आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है, डेमोक्रेटिक थियरी। फिर नेक्स्ट थिंकर है रेमंड आरो। रेमंड एरो के अनुसार क्या कह रहे हैं रेमंड एरो, उदारवादी लोकतंत्र में विशिष्ट वर्ग विभाजित होते हैं, ठीक है। ये कह रहे हैं उदारवाद, जो लोकतंत्र का उदारवाद का स्वरूप होता है, इसमें एलीट क्लास जो होते हैं, ठीक है, एलीट क्लास के लोग, एलीट क्लास का मतलब अमीर वर्ग के लोग, अमीर वर्ग के लोग क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, ठीक है। एक शासन में रहता है, दूसरा शासन में नहीं रहता, बल्कि वह विपक्ष में रहता है, ठीक है। तो इन्हीं दोनों के बीच में क्या होता है, शासन चलता रहता है हमेशा। एक बार जो शासन में है उसके पास सत्ता जाती है, दूसरी बार जो विपक्ष में रहता है उसके पास सत्ता जाती है, ठीक है। जबकि सोवियत संघ में व्यवस्था में विशिष्ट वर्ग क्या होते हैं, एकीकृत होते हैं। रेमंड आरो का मानना है कि उदारवादी लोकतंत्र में विशिष्ट वर्ग क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। जहां पे उदारवाद होगा, ठीक है, जहां पे उदारवादी लोकतंत्र होगा, रेमंड आरो का मानना है कि वहां पे जो एलीट क्लास के लोग हैं, जो अमीर वर्ग के लोग हैं, वो क्या होते हैं, डिवाइड रहते हैं दो पार्टों में, जितने पार्टों में हो, ठीक है। जबकि जहां पे साम्यवादी शासन व्यवस्था है, सोवियत संघ जैसी व्यवस्थाओं में साम्यवादी शासन व्यवस्था है, यहाँ पे जो विशिष्ट वर्ग हैं, जो एलीट क्लास के लोग हैं, यहाँ पे वे एक रहते हैं, ठीक है, एक हो जाते हैं, यहाँ पे डिवीजन नहीं पाया जाता है। फिर रेमंड आरो की फेमस जो बुक है सोशल स्ट्रक्चर एंड रूलिंग क्लास, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी नेट में बार बार पूछा गया है, ये करीब 3 से 4 बार नेट में एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर एंड रूलिंग क्लास। तो आप इसको ध्यान में रखो और चीज़ों को आप पढ़ते चलो, ठीक है। चलिए, फिर नेक्स्ट थिंकर है कॉल मैनहाइम। इनके अनुसार कह रहे हैं कि लोग शासन सत्ता में सीधे सहभागिता नहीं कर सकते, बल्कि निश्चित समय के बाद उनकी इच्छा जानने के लिए क्या होते हैं, चुनाव होते रहते हैं। कॉल मैनहाइम ने भी ठीक बोला है कि जो लोग होते हैं, ठीक है, इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो शासन में पार्टिसिपेट कर सके, बल्कि इनकी इच्छा को जानने के लिए, यानी कि ये किसको शासन में भेजना चाह रहे हैं अपनी तरफ से, इसके लिए हर 5 वर्ष में या जितने वर्षों में, अलग अलग देशों में अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, ठीक है। इंडिया में 5 वर्ष में चुनाव होता है, तो हर एक निश्चित समय के बाद क्या होता है, इलेक्शन होता है, जिससे यह पता चलता है कि जनता की इच्छा क्या है, जनता अपना प्रतिनिधि किसे चुनना चाहती है और अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कैसे चलाना चाहती है, ठीक है। तो इस तरीके से कार्ल मैनहाइम कह रहे हैं कि जो जनता जो है डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करती किसी भी शासन में, बल्कि एक निश्चित समय के बाद उनकी इच्छा जानने के लिए क्या होता है, चुनाव होता है। कार्ल मैनहाइम की फेमस बुक है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। तो ये सारी बुक्स आप बुक्स में आप इसको नोट्स बना लो आप, जिससे कि आपको क्या हो, लास्ट टाइम में एग्जाम के टाइम में आपको रिवीजन करने में काफ़ी हेल्प हो सके। ये तो हमने देख लिया कि लोकतंत्र के सिद्धांत की क्लासिकल थियरी क्या है, क्लासिकल थियरी के बारे में हमने पढ़ा और क्लासिकल थियरी की हमने आलोचना भी देख ली। अब जो हमारा अगला सिद्धांत आता है, इलाइट थियरी आता है, ठीक है, विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत आता है। अब विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत क्या कहता है, ये भी विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत जो है ये लोकतंत्र का विरोधी है। ये कहता है लोकतंत्र वंत्र कुछ नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र के नाम पर अल्पतंत्र होते हैं कुछ, ठीक है, कुछ ओलिगार्की होती है, वही शासन को चलाती हैं। इसमें कुछ ऐसे थिंकर्स जैसे विल्फ्रेडो प्रेटो, मोस्का, रॉबर्ट मिचेल्स, है ना, ये सब क्या कर रहे हैं, लोकतंत्र को अस्वीकार करते हैं
अब आपके सामने एक क्वेश्चन बन के आया कि जितने भी अभिजनवादी थिंकर्स हैं इन्होंने लोकतंत्र को अस्वीकार किया है। अब यही आपसे क्वेश्चन बना देगा कि विशिष्ट वर्गीय अभिजन सिद्धांत लोकतंत्र को स्वीकार करता है, स्वीकार करता है। अब बताओ क्या क्वेश्चन सही होगा गलत होगा? तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि विशिष्ट वर्गवादी जो अभिजन सिद्धांतकार हैं ये क्या कर रहे हैं, लोकतंत्र को अस्वीकार करते हैं, ये लोकतंत्र को स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं और इसे बेकार मानते हैं। कहने का मतलब आपको सीधा से ये समझना है कि जो विशिष्ट वर्गीय थ्योरी है हमारी, जो इलीट क्लास की थ्योरी है, ये डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट नहीं करते, ये इसे बेकार मानते हैं डेमोक्रेसी को, ठीक है। अब इस सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं, कुछ मान्यताएं हैं, इसको देख लेते हैं। एलीट क्लास के अनुसार या विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, किसी भी समाज या संगठन के अंतर्गत महत्वपूर्ण निर्णय केवल गिने चुने लोग ही करते हैं, चाहे उस संगठन का बाहरी स्वरूप कैसा भी क्यों ना हो। एलीट क्लास के लोगों का मानना है कि जो संगठन होता है, चाहे समाज का संगठन कैसा भी हो, चाहे समाज कैसा भी हो, ठीक है, वहां पे जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, वे कुछ गिने चुने लोग ही लेते हैं, ठीक है, वे कुछ गिने चुने लोग ही लेते हैं, जिनको इलीट बोला जाता है, ठीक है, जिनको इलीट बोला गया है, अभिजन बोला गया है, वही सारे निर्णय लेते हैं, चाहे वो समाज का स्वरूप कैसा हो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इस सिद्धांत के अनुसार हर समाज में शासक तथा शासित वर्ग होते हैं। एलीट क्लास मान रहा है कि देखिए इधर कि समाज जैसी, मान लीजिए हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी में दो वर्ग होंगे, ठीक है, एक होगा शासक जो शासन करता है, एक होगा शासित वर्ग, ठीक है। तो जो शासन करता है वो हमेशा एलीट क्लास का अभिजन होता है, ठीक है, शासक जो होता है वो अभिजन होता है, या इसे एलीट बोल सकते हैं। और जो शासित होती है ये मास होती है, यानी कि आम जनता, ठीक है। शासन हमेशा आम जनता के ऊपर किया जाता है, और शासन करता कौन है, शासक जो होते हैं वो एलीट क्लास के लोग होते हैं, ठीक है। अब देखिए इस सिद्धांत के अनुसार हर समाज में शासक तथा शासित वर्ग होते हैं, ठीक है, दो वर्ग होंगे, एक शासक दूसरा शासित, जिसके ऊपर शासन किया जा रहा है। जिसमें शासक वर्ग क्या होता है, संगठित होता है, लेकिन ये इसकी संख्या क्या होती है, छोटी होती है, जबकि शासित वर्ग असंगठित किंतु बहुमत में होता है, अतः बहुमत पर अल्पमत का शासन चलता है। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अभिजन वर्ग की मान्यताएं कुछ मैं आपको बताता हूँ। अभिजन वर्ग की मान्यता, अभिजन थ्योरी कहती है कि समाज जो होता है वो दो वर्गों में डिवाइड होता है, एक होता है शासक वर्ग, दूसरा होता है शासित वर्ग, शासित वर्ग, ठीक है। एक होता है शासक वर्ग, दूसरा शासित वर्ग। अब देखिए इसकी विशेषता क्या होती है शासक वर्ग की, ये हमेशा क्या होते हैं, अल्पमत में होते हैं, ये अल्पमत, अल्पमत में होते हैं। अगर आपने इतना समझ लिया तो आपको ये थ्योरी आसानी समझ में आएगी। दूसरी बात इनकी क्या खास विशेषता होती है, ये संगठित होते हैं। तीसरी विशेषता इनकी होती है, शासन में महत्वपूर्ण निर्णय यही लेते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लेने का काम ये करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे, इन्हीं को बोला जाता है एलीट वर्ग, एलीट, ठीक है, या फिर इन्हीं को हम बोल लेंगे अभिजन, जो हम पढ़ रहे हैं अभिजन सिद्धांत, ठीक है। अभिजन ही क्या होते हैं, अभिजन ही
जो होते हैं वो शासक होते हैं, ठीक है। अभिजनों की संख्या हमेशा क्या होती है, ये अल्पमत में रहते हैं, इनकी संख्या थोड़ी बहुत होती है, लेकिन क्या होते हैं, ये संगठित रहते हैं, ऑर्गेनाइज रहते हैं, ठीक है। और समाज में या शासन में, ठीक है, समाज में या फिर शासन में क्या करते हैं, यही महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब देखते हैं। अब जो शासित वर्ग होती है, शासित वर्ग की क्या विशेषता है? शासित वर्ग, शासित वर्ग को आम जनता कह सकते हैं, आम जनता होती है, या फिर मास बोल ले इसे, ठीक है। अब इसकी क्या विशेषता होती है, ये बहुमत में होता है समाज में, इनका समाज में क्या होता है, बहुमत होता है। दूसरी बात, इनकी क्या विशेषता होती है, ये असंगठित होते हैं। तीसरी बात, शासन इन्हीं के ऊपर किया जाता है। शासन इन्हीं के ऊपर किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनमें एकता नहीं पाई जाती है, ठीक है, इनमें संगठन नहीं पाया जाता है, या संगठित होते हैं, ठीक है। तो इनमें कभी भी कोई डिसीजन लेने के लिए कोई व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति में सहमति नहीं बन पाती। तो ये अभिजन वर्ग की संकल्पना है, ठीक है। तो अभिजन वर्ग का जो सिद्धांत है, बेसिकली इसको हम दो पार्टों में करके देख सकते हैं। एक शासक होते हैं, इसमें एलीट क्लास जिसको बोलते हैं, दूसरे शासित होते हैं। अब देखते हैं अपने पीपीटी की तरफ, ठीक है, चलिए। एक बार और देखते हैं पीपीटी को। अब कुछ इसकी विशेषता हम देख लेते हैं एक बार, कि अभिजन सिद्धांत की या एलीट क्लास की क्या विशेषता होती है। अभिजन सिद्धांत की विशेषता, अभिजन सिद्धांत की विशेषताएं। देखिए क्वेश्चन यहीं से बनता है और आप लोग यहीं से गलती करते हो। लोकतंत्र आप पढ़ के निकल जाते हो, पर आपको चीजें समझ में बाद में नहीं आती, फिर आप रटते रहते हो, टेरीलैंड ने क्या बोला, फलाने ने क्या बोला, इनने क्या बोला, ठीक है। तो इनकी क्या विशेषता होती है, पहली विशेषता इनकी है कि ये लोकतंत्र को अस्वीकार करते हैं, लोकतंत्र को अस्वीकार करते हैं, फर्स्ट पॉइंट आपका। फिर सेकंड पॉइंट आपका हो गया, ये अल्पमत में होते हैं। थर्ड पॉइंट पॉइंट आपका हो गया, ये संगठित होते हैं। चौथा पॉइंट, महत्वपूर्ण निर्णय यही करते हैं, ठीक है। फिर पांचवा पॉइंट क्या होता है, कि अभिजन सिद्धांत में जो होता है, इसमें अल्पमत का बहुमत के ऊपर शासन होता है, बहुमत के ऊपर शासन होता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और अभिजन सिद्धांत की विशेषताएं अगर आपको समझ में आ गई, तो सारी चीज़ें आपको इजीली क्लियर होती चली जाएंगी, ठीक है। ये तो पहली बात आपको समझना है कि ये लोकतंत्र को स्वीकार करते ही नहीं है, ये अल्पमत में होते हैं, यानी कि संख्या इनकी क्या होती है, कम होती है। दूसरा, ये ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। तीसरा, ये महत्वपूर्ण डिसीजन यही लेते हैं। फिर ये क्या करते हैं, जो इनकी संख्या कम तो होती है, लेकिन ये अधिक, जिनकी संख्या ज़्यादा होती है उनके ऊपर ये शासन करते हैं, ठीक है। चलिए, अब एक बार हम अभिजन सिद्धांत का एक बार ग्राफ देख लेते हैं, क्या इसका ग्राफ है, ठीक है। तो अभिजन सिद्धांत ये रहा हमारा, ठीक है। अब इसको हमने दो पार्टों में बांट के, तीन पार्टों में देखा है। फर्स्ट पार्ट को यहाँ देख सकते हैं, परंपरागत अभिजन सिद्धांत क्या होता है। फिर इसी को हम आधुनिक बोल सकते हैं,
ये आधुनिक या फिर बहुलवादी बोल सकते हैं, दूसरा हो गया। तीसरा हम देखेंगे कि अलग अलग शासन व्यवस्थाएं होती हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग शासन व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ पे शासन में अभिजन सिद्धांत कैसे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हुए चलेंगे। अब देखिए परंपरागत जो सिद्धांत है हमारा, जो ट्रेडिशनल एलिट थ्योरी है, इसकी क्या क्या विशेषता होती है, कहाँ से निकला हुआ है ना, इसके कौन कौन से ऐसे थिंकर्स हैं, तो ये सारी बातों को हम एक बार देखते हैं। इसका उदय कहाँ से होता है, पश्चिमी यूरोप से होता है, ठीक है। इस सिद्धांत का उदय मार्क्सवाद के खिलाफ हुआ, ठीक है। यानी कि जो परंपरागत सिद्धांत निकल के आया है, किससे निकल के आया है, मार्क्सवाद के खिलाफ निकल के आया है। दूसरी बात, ये लोकतंत्र के आलोचक हैं। अभी हमने इसके पहले ही पढ़ लिया था पॉइंट्स में कि ये लोकतंत्र की क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यह सिद्धांत मूलतः समाजशास्त्रियों की देन है। अब जो पॉइंट आपने पीछे पढ़ा था, तो आप उसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए कि यह सिद्धांत जो है वो मूलतः समाजशास्त्रियों ने दिया है, क्योंकि समाजशास्त्रियों में पेरेटो, मोस्का, मिचेल्स ऐसे कुछ थिंकर्स हैं जो समाजशास्त्री हैं, ठीक है। देखिए अब इसमें अभिजन सिद्धांतकार जो एलिट क्लास के थिंकर्स हैं, वे उसमें से कुछ समाजशास्त्री हैं। जैसे कि कभी कभी क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन से थिंकर्स समाजशास्त्री दृष्टिकोण को समर्थन देते हैं, तो इसमें पेरेटो आपके समाजशास्त्री हैं, मोस्का हैं, और रॉबर्ट मिचेल्स हैं, और गैसेट हैं। तो ये चारों थिंकर्स क्या हैं, समाजशास्त्री दृष्टिकोण को मानने वाले हैं, बट ये अभिजन सिद्धांतकार हैं, ठीक है। फिर हमारा आता है नेक्स्ट, जो उसका दूसरा रूप है, आधुनिक सिद्धांत कह सकते हैं अभिजन सिद्धांत का, यह बहुलवादी सिद्धांत है। देखिए इस सिद्धांत, इसका उदय यूरोप में होता है, पश्चिमी यूरोप में, लेकिन इसका उदय कहाँ होता है, अमेरिका में होता है, ठीक है, यूएसए में होता है। ये लोकतंत्र के समर्थक है। अब देखिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि जो परंपरागत सिद्धांत है, परंपरागत अभिजन सिद्धांत है, वो क्या है, लोकतंत्र की आलोचना करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो आधुनिक अभिजन सिद्धांत है, वो क्या है, लोकतंत्र का समर्थक है, ठीक है। तीसरा, ये आर्थिक दृष्टिकोण को मानने वाले हैं, यानी ये आर्थिक दृष्टिकोण, ये बाजार अर्थव्यवस्था को समर्थन देते हैं, ये अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, आधुनिक वाले, ठीक है। इसमें कौन कौन से थिंकर आते हैं मानने वाले, इसमें कार्ल मैनहाइम है, जोसेफ शुम्पेटर हैं, रॉबर्ट डहल हैं, एंथनी डाउन्स है। एंथनी डाउन्स की एक फेमस बुक है एन इकोनॉमिक थियरी ऑफ डेमोक्रेसी, एन इकोनॉमिक थियरी ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये सारे थिंकर्स हैं। अब हम देखते हैं कि अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में, ठीक है, अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में, एक बार इसको मैं हटा देता हूँ सारा, ठीक है। अब देखिए, अब अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में, जैसे मान लीजिए कि सोवियत संघ में शासन व्यवस्थाएं हैं, चाइना में कैसी शासन व्यवस्थाएं हैं, वहां पे कैसे लोग रहते हैं, ठीक है। तो वहां पे अभिजन का स्वरूप कैसा होता है, तो हमने इसको डिवाइड करके देखा है। देखिए अब देखिए, सबसे पहले देखेंगे साम्यवादी व्यवस्था जहां जहां पे होती है, वहां पे इलीट क्लास कैसा होता है, ठीक है। देखिए वहां पे एक तो एक स्वरूप होगा उसका नौकरशाही के जैसा, ठीक है। वहां पे, अब जहां पे साम्यवादी शासन व्यवस्था होती है, वहां पे एलीट क्लास जो होगा वो नौकरशाही के रूप में होगा, ठीक है। किसके रूप में होगा, नौकरशाही के रूप में होगा। फिर अब एक थिंकर्स है मिलोवान जिलॉस, ठीक है, मिलोवान जिलॉस, इन्होंने एक बुक लिखी, इनकी बुक का नाम है द न्यू क्लास, ठीक है, इनकी बुक है द न्यू क्लास। इसमें इन्होंने बताया कि जो साम्यवादी व्यवस्थाएं होती हैं, ठीक है, साम्यवादी व्यवस्थाओं में क्या करते हैं कि सर्वहारा के नाम पर, ठीक है, जैसे कहते हैं जब साम्यवादी व्यवस्था आ जाएगी तो वहां पे सर्वहारा का शासन आ जाएगा, नहीं, वहां पे सर्वहारा का शासन आ तो जाता है, लेकिन सर्वहारा के शासन के नाम पर कुछ गिने चुने लोग ही शासन करते हैं, कुछ गिने चुने लोग ही शासन में आते हैं। वे शासन में जो लोग आते हैं उनका नाम क्या है, वे एलिट क्लास के लोग होते हैं। उन्हीं को जो है मिलोवान जिलास क्या बोलता है, न्यू क्लास बोलता है, कि अभिजन के नाम, सॉरी, सर्वहारा के नाम पर एक न्यू क्लास बन जाता है। वो न्यू क्लास है नौकरशाहियों का क्लास, ठीक है, वो अफसरों का क्लास बन जाता है। एक बार दोबारा समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। देखिए साम्यवादी व्यवस्था का दो रूप बताया गया है, ठीक है। साम्यवादी व्यवस्था में एक तो मिलोवान जिलास कहता है कि साम्यवादी व्यवस्था में ऐसा माना जाता है कि सब साम्यवादी व्यवस्था जहां पे होगी वहां पे सर्वहारा का शासन होगा, एक तो, ठीक है, सर्वहारा का शासन होगा। लेकिन मिलोवान जिलास कहता है नहीं, सर्वहारा के शासन के नाम पर एक नया क्लास उभर कर सामने आता है, एक नया वर्ग बन के सामने आता है। वो वर्ग कौन सा है, वो वर्ग है नौकरशाही का वर्ग, ठीक है। इसी नौकरशाही को इलीट क्लास की संज्ञा देता है।
मिलोवांजिलास। अब दूसरी तरफ देखिए प्रबंधकीय अभिजन। अब कहीं कहीं पे ये होता है कि कहीं और साम्यवादी व्यवस्थाओं में होता है कि जेम्स कि वहाँ पे कुछ जो शासन को चलाते हैं, ठीक है, साम्यवादी व्यवस्थाओं में एक तो मिलोवांजिलास ने बताया कि नया क्लास आ जाता है जो नौकरशाही का वर्ग होता है। दूसरी तरफ जेम्स बर्नहेम ने कहा कि एक नया प्रबंधक वर्ग हो जाता है, ठीक है, कि कह रहे हैं कि जेम्स बर्नहेम कह रहे हैं कि शासन चाहे कैसा भी हो, चाहे शासन उदारवादी हो, ठीक है, चाहे वह शासन साम्यवादी हो, ठीक है, इसमें बदलता कौन है, बस केवल प्रबंधक बदलते हैं, ठीक है, प्रबंधक बदलते हैं, प्रबंधक बदलते हैं, शासन का तरीका वही रहता है, प्रबंधक ही हमेशा अभिजन होते हैं, प्रबंधक ही हमेशा क्या होते हैं, एलीट क्लास के लोग होते हैं, ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो साम्यवादी व्यवस्था में अभिजनों की बात हो गई, जिसमें मिलोवांजिलास ने बता दिया कि एक नया क्लास आता है, नया क्लास वो होता है जो नौकरशाही या अफसरों का क्लास होता है, और यही अफसर क्या होते हैं, एलीट क्लास के लोग होते हैं। फिर दूसरी तरफ जेम्स बर्नहेम बताता है अपनी पुस्तक द मैनेजरियल रिवोल्यूशन, ठीक है, प्रबंधकीय क्रांति इसकी बुक का नाम है। इसमें बताता है कि चाहे शासन व्यवस्था कैसा हो, चाहे साम्यवादी हो चाहे उदारवादी हो, उसमें बदलता क्या है, प्रबंधक वर्ग बदलता है, ठीक है। प्रबंधक वर्ग को इसने क्या बोल दिया, अभिजन बोल दिया। अब देखते हैं यूएसए में कैसी शासन व्यवस्था होती है, यहाँ पे शासन चलाता कौन है, यहाँ पे अभिजन कैसे होते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि शक्तियाँ जो होती हैं विभाजित होती हैं यहाँ पे, ठीक है, शक्तियाँ विभाजित होगी। सी राइट मिल्स ने बोला कि शक्तियाँ क्या होती हैं यहाँ पे, विभाजित होती हैं, और यहाँ पे 2-3 लोग मिलकर शासन चलाते हैं, जैसे कि सेना के लोग, नेता और उद्योगपति, उद्योगपति, है ना। इन तीनों के पास क्या होती हैं, शक्तियां डिवाइड होती हैं। सेना के पास कुछ शक्तियां डिवाइड होगी, कुछ नेताओं के पास होगी, कुछ बिजनेसमैन के पास होगी। तो इसी को सी राइट मिल्स क्या बोलता है, सैन्य औद्योगिक संकुल, सैन्य औद्योगिक औद्योगिक संकुल की अवधारणा देता है, ठीक है। तो सी राइट मिल्स कहता है कि द पावर इलीट, इसकी बुक का नाम है सी राइट मिल्स की द पावर इलीट, द पावर इलीट। इसमें कहता है कि जो पावर्स होती हैं वो इलीट क्लास के पास होती है हमेशा। वे इलीट कौन कौन से हैं, वे इलीट सेना के हैं, वे इलीट उद्योगपति हैं, वे इलीट जो है वो नेताओं के, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हैं आपके, सी राइट मिल्स ने बोल दिया। हालांकि क्वेश्चन आता है कि सैन्य औद्योगिक संकुल, ध्यान देना, सैन्य औद्योगिक संकुल, सैन्य औद्योगिक संकुल की अवधारणा किसने दी, तो इसकी अवधारणा अमेरिका के प्रेसिडेंट आइजन हावर ने दिया, ठीक है, आइजन हावर ने दिया। ये आपको टिक करना है, ये सही आंसर है, ठीक है। जबकि मिल्स ने भी क्या बताया, मिल्स ने बताया कि जो शक्तियां होती हैं वो सेनाओं में, उद्योगों में और नेताओं के अंदर क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं। शक्तियां हमेशा विभाजित होंगी, किसके किसके अंदर, सेना के अंदर और उद्योगपतियों के अंदर और नेताओं के अंदर, ठीक है। इसी को सी राइट मिल्स कह देता है कि सैन्य औद्योगिक संकुल, जिसको आगे चल के आइजन हावर ने अच्छे तरीके से बताया कि जो सैन्य औद्योगिक संकुल होता है अमेरिका में शक्तियां 3 ही लोगों के पास होती है, एक तो सेना के पास, ठीक है, दूसरा इंडस्ट्रियलिस्ट के पास होती है, तीसरा लीडर के पास होती है, पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं, ठीक है। इन्हीं 3 के पास शक्तियां होती हैं, इसी को इन्होंने सैन्य औद्योगिक संकुल की अवधारणा आइजन हावर ने दिया है, ठीक है। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना। सी राइट मिल्स ने यह बताया कि शक्तियां जो होती हैं वो 3 वर्गों में विभाजित होंगी, ठीक है। 3 वर्ग कौन कौन से, सेना, उद्योगपति और नेताओं में। इसी को आगे इलोबरेट करके जो है आइजन हावर कहते हैं कि सैन्य औद्योगिक संकुल, अमेरिका में सैन्य औद्योगिक संकुल की संकल्पना विद्यमान है, ठीक है। अब हम देखते हैं परंपरागत अभिजन सिद्धांतकार, ठीक है। अभी हमने ग्राफ में देख लिया परंपरागत अभिजन सिद्धांतकार, दूसरी तरफ देख लिया कि बहुलवादी अभिजन सिद्धांतकार या फिर आधुनिक अभिजन सिद्धांतकार, ये देख लिया, ठीक है।
अब देखते हैं परंपरागत अभिजन सिद्धांतकार में पहले थिंकर जो आते हैं विल्फ्रेडो पेरेटो। ठीक है, ये क्या है, मैंने बताया था कि पेरेटो, मोस्का, मिचेल्स, है ना, ये सब कैसे कैसे थिंकर्स हैं, एलिट क्लास के थिंकर्स तो हैं, पर ये समाजशास्त्री विचारक हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से समाजशास्त्री कौन है कौन नहीं है। इनकी बुक का नाम है माइंड एंड सोसाइटी, 1916 में लिखी गई फेमस बुक है, इस बुक को आप याद कर लेना। फिर पेरेटो को नैतिक जगत का न्यूटन माना जाता है। ठीक है, पेरेटो को क्या माना जाता है, नैतिक जगत का न्यूटन है। कभी ऐसे क्वेश्चन दे दे कि नैतिक जगत का न्यूटन एक तरफ दे दे, ठीक है, तो इसको मैचिंग कराने के लिए दे, तो किसको मैच कराएंगे आप, विल्फ्रेडो पेरेटो को। फिर पेरेटो का एक फेमस स्टेटमेंट है कि अभिजन जो है वो सभी जगह पाए जाते हैं, चाहे वह चोरी का पेशा हो, चाहे वह वेश्यावृत्ति का पेशा हो। देखिए, चोरों में क्या होता है, एक सरदार होता है ना, चोरों में क्या होता है, एक सरदार होता है, सरदार ही क्या होता है, सरदार के नीचे बहुत सारे चोर होते हैं, वो काम करते हैं। तो ये क्या है, सरदार एलीट क्लास है। ठीक है, तो वैसे कह रहे हैं कि वैसे ही चाहे वेश्यावृत्ति का पेशा हो, चाहे बाजार का पेशा हो, चाहे वो चोरी का पेशा हो, कोई सा भी, है ना, पेशा हो आपका, उसमें क्या होगा, उसमें हमेशा अभिजन वर्ग पाए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए पेरेटो क्या कहता है, इतिहास जो है वो कुलीन तंत्रों का क्या है, कब्रिस्तान है। ये फेमस स्टेटमेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट है मैंने उनको बोल्ड करके लिख दिया है ब्लैक में, तो आप इनको जरूर याद करें और जरूर पढ़ के जाएं, अपना नोट्स बनाते हुए साथ के साथ चलें। चलिए, पेरेटो कहते हैं कि इतिहास क्या है, कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान है। कुलीन तंत्रों का कब्रिस्तान का मतलब है कि जो इतिहास में जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, ठीक है, उन सब घटनाओं में महत्वपूर्ण डिसीजन कौन ले रहा है, उन सब घटनाओं में महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहे हैं एलीट क्लास के लोग। ठीक है, फिर आगे पेरेटो कहता है कि लोकतंत्र क्या है, एक भ्रम है। एक तो आपको ये समझना है कि जो अभिजन परंपरागत अभिजन सिद्धांतकार हैं वो क्या है, लोकतंत्र के आलोचक हैं, लोकतंत्र के आलोचक हैं। तो पेरेटो भी तो परंपरागत सिद्धांतकार है, तो ये भी क्या कहेगा, लोकतंत्र की आलोचना कहेगा, लोकतंत्र को कहेगा ये कि भ्रम है लोकतंत्र। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसका क्या स्टेटमेंट है, देखिए, लोकतंत्र नैतिक दृष्टि से अनुचित है, व्यवहारिक दृष्टि से अक्षम है, व राजनीतिक दृष्टि से क्या है, असंभव है, ऐसा पेरेटो बोलता है। ठीक है, पेरेटो कहता है कि लोकतंत्र नैतिक दृष्टि से अनुचित है, ये व्यवहारिक दृष्टि से अक्षम है, यानी कि यह कोई काम नहीं कर सकता लोकतंत्र। अगर लोकतंत्र कैसे काम नहीं कर सकता, क्योंकि लोकतंत्र को अगर मान ले, जनता का शासन अगर हम मान लेते हैं लोकतंत्र को, तो जनता क्या करेगी, जनता तो भीड़ हो जाती है, भीड़ कभी भी कोई डिसीजन नहीं ले पाती। इसीलिए अगर इसको व्यवहारिक बनाना है, इसको इसकी क्षमताओं का विकास करना है, तो इसमें हमेशा एलीट क्लास को ही आना पड़ेगा, ऐसा पेरेटो का मानना है। ठीक है, फिर राजनीतिक दृष्टि से क्या है, असंभव है कि क्या 130 करोड़ लोग जो हैं शासन को चला सकते हैं मिलकर, नहीं चला सकते। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल व्यू से भी क्या है, ये सही नहीं है। फिर पेरेटो कहते हैं समाजवाद जो है लुटेरों का कुलीन तंत्र है। तो इस तरीके से जो इसके फेमस हैं स्टेटमेंट है वो आप याद कर लेना। फिर पेरेटो कहता है युद्ध व हिंसा जो है, युद्ध व हिंसा का समर्थक था पेरेटो। ठीक है, वह समाजवाद, लोकतंत्र, शांतिवाद व मानवतावाद से घृणा करता था, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, वो लोकतंत्र का विरोधी है ही है। पेरेटो ही नहीं, जितने भी अभिजनवादी, शास्त्रीय अभिजनवादी हैं, जितने भी क्लासिकल अभिजनवादी सिद्धांतकार हैं, वो सभी क्या हैं, लोकतंत्र के विरोधी हैं, लोकतंत्र के विरोधी हैं। ठीक है, फिर इसने कुछ सिद्धांत दिए, सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स, अभिजन की अदला बदली का सिद्धांत, या फिर इसी को बोलते हैं चक्रीय सिद्धांत, या फिर परिसंचरण का सिद्धांत, या साइक्लिक थ्योरी, या सर्कुलर थ्योरी, या सर्कुलेशन थ्योरी ऑफ इलाइट्स। अब सर्कुलेशन थ्योरी ऑफ इलाइट है क्या, ये एक बार इसको हम देख लेते हैं। अभिजनों का परिसंचरण, या फिर कह दें सर्कुलेशन ऑफ इलाइट थ्योरी। अब इसमें देखिए पेरेटो क्या बोलता है, इसमें कहता है एक
शासक वर्ग होता है, शासक वर्ग, ठीक है। दूसरा होता है शासित वर्ग। ये तो समाज, ये तो सभी बता रहे हैं, ठीक, जितने भी एलिट क्लास के थिंकर हैं यही सब बता रहे हैं। एक शासक वर्ग होता है पहला, दूसरा होता है शासित वर्ग। दो तो सब बताएंगे जितने भी थिंकर होंगे, चाहे पेरेटो हो, चाहे मोस्का हो, चाहे मिसेल्स हो, कोई सब हो, ठीक है। लेकिन पेरेटो क्या कर रहा है, अभिजनों का परिसंचरण की बात कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये समझना है हमें, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो शासक वर्ग होता है इसके भी दो फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक शासक वर्ग होगा, दूसरा गैर शासक वर्ग होगा, गैर शासक वर्ग। यानी कि जो शासक वर्ग है वो क्या है, वर्तमान में सत्ता में है, वर्तमान में क्या है, ये सत्ता में है, ये शासन में है। गैर शासक वर्ग क्या होता है, यह विपक्ष में होता है। अब मान लीजिए जैसे कि ये क्या हो गई आपकी बीजेपी, हमारी पार्टी हो गई, और ये क्या हो गई हमारी ये कांग्रेस हो गई, ठीक है। तो बीजेपी और कांग्रेस को हम एलिट क्लास मान लेते हैं, ठीक है। क्या मानते हैं, एलिट क्लास, ठीक है। और ये हम इधर 130 करोड़ लोग क्या हो गए, आम जनता, ठीक है, शासित, हमारे ऊपर ही शासन होगा। तो पेरेटो कहना क्या चाहता है कि जो सर्कुलेशन ऑफ इलाइट्स होता है, ठीक है, जो अभिजनों की अदला बदली होती है, ठीक है, इन्हीं दो के बीच में होगी, ठीक है। यानी एक बार शासन में बीजेपी आएगी, ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। ये मान लीजिए एक सर्कुलेशन है, एक बार बीजेपी शासन में आई, फिर दूसरी बार कांग्रेस आएगी, फिर बीजेपी आएगी, फिर कांग्रेस आएगी, फिर बीजेपी आएगी, फिर कांग्रेस आएगी। ये क्या होगा, ये सर्कुलेशन ऐसे चलता रहेगा, ठीक है, ये सर्कुलेशन ऐसे चलता रहेगा, ये सर्कुलेशन कभी बंद नहीं होगा, ठीक है। पेरेटो कहते हैं कि ये कभी बंद नहीं होगा, कभी बंद नहीं होगा ये। अगर ये बंद हो गया, ठीक है, पेरेटो अगर कहता है अगर बंद भी हो गया, तब बंद होने के बाद क्या होगी, फिर क्रांति हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज समझना है कि जो सर्कुलेशन होगा हमेशा शासन का, वो शासक वर्ग के बीच में होगा और गैर शासक वर्ग के बीच में होगा, ठीक है। इसमें शासित वर्ग को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। इसमें एलीट क्लास के बीच में ही सर्कुलेशन होता रहता है। यानी एक बार बीजेपी की पार्टी आएगी, दूसरी बार कांग्रेस की आएगी, फिर एक बार बीजेपी की आएगी, फिर कांग्रेस की, ये क्या होता रहेगा, ये जीवन पर्यंत सर्कुलेशन चलता रहेगा। अगर मान लीजिए एक बार, अगर ये सर्कुलेशन बंद कैसे होगा, बंद अगर हो गया मतलब कि बीजेपी अगर शासन में आ गई, तो वो लंबे समय तक कोई ऐसा कानून बना दे कि वही अब जीवन पर्यंत जब तक देश रहेगा तब तक बीजेपी शासन में रहेगी, तो क्या हो जाएगा फिर, तो इसका मतलब यह है कि अब ये कांग्रेस फिर कभी शासन में नहीं आ पाएगी। इसका मतलब है कि सर्कुलेशन क्या हो गया, रुक गया। अब जैसे ही सर्कुलेशन रुकेगा वैसे ही क्या हो जाएगी, पेरेटो कह रहा है क्रांति हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें, ठीक है। अब देखिए सर्कुलेशन थ्योरी ऑफ एलाइट्स की बात करते हैं एक बार हम। इसमें क्या कहता है, पेरेटो ने अपनी बुक माइंड एंड सोसाइटी में 1916 में इनकी बुक है माइंड एंड सोसाइटी से माना कि हर समाज में दो भागों में विभाजित होता है। हर समाज जो है, एक एक क्या होता है, अभिजन वर्ग होता है, एक गैर अभिजन वर्ग। गैर अभिजन वर्ग मतलब शासित वर्ग, ठीक है। अब इसने क्या बताया कि अभिजन वर्ग जो होता है, इलीट क्लास जो होता है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक शासक अभिजन होगा, जैसे मान लीजिए इस टाइम पे बीजेपी है, दूसरा गैर शासक अभिजन होगा, कांग्रेस को मान लीजिए। तो वो कह रहा है कि इन्हीं के बीच में क्या होगा, हमेशा सर्कुलेशन चलता रहेगा, ये सर्कुलेशन इन्हीं के बीच हमेशा चलता रहेगा, ये सर्कुलेशन कभी रुकेगा नहीं। जैसे सर्कुलेशन रुकेगा वैसे ही क्रांति हो जाएगी, ठीक है। अभिजन वर्ग के पास क्या होता है, बल होता है, चतुरता होती है, चातुरी की क्षमता होती है, इसलिए वह अपने आप को शासन में क्या करता है, बनाए रखता है। आप देखेंगे, आप बीजेपी के पास भी क्या है, चतुरता है, कांग्रेस के पास भी क्या है, चतुराई है बोलने की। हर पार्टी के पास क्या होती है, अपनी अपनी स्किल्स होती है, तभी तो वे अभिजन कहलाते हैं, तभी तो वे शासन में बने रहते हैं। आम जनता क्या करती है, आम जनता तो अपने काम से काम रखती है, वो इन सब में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती। अब देखिए पेरेटो के अनुसार, पेरेटो क्या बोल रहा है, पेरेटो के अनुसार अभिजन वर्ग भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। एक सत्ताधारी अभिजन होता है जो इनोवेशंस को प्रमोट करता है, नए नए चीज़ों को प्रमोट करता है। दूसरा गैर सत्ताधारी होता है जो रूढ़िवादी होता है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि रूढ़िवादी पार्टी कौन है, कंजर्वेटिव पार्टी को हम बीजेपी में रखते हैं, ठीक है, बीजेपी को हम कंजर्वेटिव में रखते हैं, और प्रोग्रेसिव पार्टी जो है वो
कांग्रेस है, वामपंथी पार्टी है। तो इस तरीके से जब हम पार्टियां पढ़ेंगे, जब हम भारतीय संविधान पढ़ेंगे या भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हम चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो पेरेटो के अनुसार शासन इन दोनों के मध्य हमेशा घूमता रहता है, जिसे वह परिसंचरण, ठीक है, यह सर्कुलेशन ऑफ इलाइट बोलता है। शासन किसके बीच चलेगा? हमेशा दो एलिट क्लास के वर्ग के बीच में चलेगा, एक जो शासन में है, दूसरा जो शासन में नहीं है। ये इन दोनों के बीच में क्या होगा? शासन हमेशा बदलता रहेगा, ठीक है। वह लोकतंत्र को क्या बोलता है? गुंडागर्दी का शासन बोलता है। पेरेटो कहता है कि लोकतंत्र क्या है? गुंडागर्दी का शासन है। अब देखिए, पेरेटो अभिजन शासक वर्ग को मनोवैज्ञानिक आधार पर दो भागों में फिर भी डिवाइड करता है। कह रहा है कि एक तो वे लोग होते हैं जिनके पास लोमड़ी, जो धूर्तता और लचीलेपन से जनता की सहमति लेकर शासन को चलाते हैं। एक तो वे अभिजन होते हैं, ठीक है। अभिजनों में दो अभिजन फिर इसने बता दिया कि अभिजनों के पास मनोवैज्ञानिक शक्तियां दो आधार पर होती हैं। एक तो लोमड़ी की तरह एक चतुर होते हैं और अपने आप को किसी भी सिचुएशन में वो ढाल लेते हैं और वे जनता की सहमति लेकर शासन में बने रहते हैं। दूसरे वे अभिजन होते हैं जो शेर की तरह होते हैं, जो हिंसा और बल के आधार पर शासन करते हैं। किसी में दोनों परस्पर गुणों का एक साथ मिलना क्या होता है? संभव नहीं होता है। तो पेरेटो ने बताया कि दो तरीके के अभिजन होते हैं, एक तो जो चतुर होते हैं लोमड़ी की तरह, दूसरे होते हैं जो शेर की तरह बहादुर होते हैं, है ना। किसी भी अभिजन में लोमड़ी और शेर का गुण नहीं होता है। अब क्वेश्चन ये होता है कि लोमड़ी और शेर की, कभी कभी आता है लोमड़ी और शेर, की बात किसने की? ठीक है, तो लोमड़ी और शेर की बात तो एक तो मैकियावेली ने की है, ठीक है। तो मैकियावेली से प्रभावित होकर के इसने क्या किया है? पेरेटो ने किया है दूसरी बात, ठीक है। पेरेटो ने बताया अभिजनों के पास एक अभिजन वे होते हैं जो लोमड़ी की तरह चालाक होते हैं, चतुर होते हैं, जनता से अपनी सहमति ले लेते हैं। दूसरे वो वे लोग होते हैं जो शेर की तरह क्या होते हैं? शेर की तरह ताकतवर होते हैं, जो बल हिंसा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उसने डिवाइड कर दिया। अब नेट में क्वेश्चन आया हुआ है, पेरेटो की इष्टतम की अवधारणा क्या है? प्रिंसिपल ऑफ पेरेटोज ऑप्टिमलिटी क्या है? अब इसको देखते हैं एक बार हम, ऑप्टिमलिटी क्या है। यह अवधारणा, यह कॉन्सेप्ट यह मानती है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा विकल्प पसंद करता है जो सस्ता हो, अधिक अच्छा हो, अधिक विश्वसनीय हो, या अन्यथा वह किसी स्थिति में तुलनात्मक रूप से क्या कर सके? सुधार कर सके। यानी पेरेटो कह रहा है कि नेता जो होते हैं, ठीक है, नेता कभी भी हार की सिचुएशन को पसंद नहीं करेगा, हार की स्थिति को नहीं चुनता, ठीक है। पेरेटो कहता है कोई भी नेता होगा, कोई भी अभिजन होगा, वो अधिकतम लाभ की बात करेगा, ठीक है, अधिकतम अपने लाभ की बात करेगा। वह ऐसा विकल्प पसंद करेगा जिसमें उसको क्या हो रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो रहा है, जो ज़्यादा विश्वसनीय विकल्प हो, ठीक है। वह अगर विश्वसनीय विकल्प कम भी होगा तो वह तुलना करेगा दूसरे नेताओं से कि क्या ये जो मैं चूज कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, ठीक है। फिर पेरेटो का अगला सिद्धांत है सटोरिया और किरायाजीवी का, है ना, स्पेकुलेटर्स एंड रेंटियर्स का जो उसने थ्योरी दिया है, इसके बारे में देखते हैं। धन व संपत्ति के मालिक जो व्यापारी हैं सटोरिया कहलाते हैं, ठीक है। यानी जो बिजनेसमैन हैं वे क्या हैं? वे सटोरिया हैं। वे राजनीति में क्या करते हैं? राजनीति में सट्टे लगाते हैं, यानी कि सट्टा लगाने का मतलब है कि वे एलीट क्लास के लोगों को क्या करते हैं? चंदा देते हैं, ठीक है, चंदा देते हैं। जबकि भूमि के मालिक क्या होते हैं? किरायाजीवी होते हैं, वे अपना गुजर बसर जमीन से ही करते हैं, ठीक है। तो इसने दो तरीके से बताया कि जो सटोरिये होते हैं वो क्या होते हैं? लोमड़ी की तरह चतुर और चालाक होते हैं, जबकि जो किरायाजीवी होते हैं वो शेर की तरह बल पर विश्वास करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि सटोरिये और लोमड़ी की बात आएगी, सटोरिये और किरायाजीवी की बात आएगी, तो सटोरिये क्या होते हैं? लोमड़ी की तरह चालाक होते हैं, और किरायाजीवी क्या होते हैं? किरायाजीवी जो होते हैं वो शेर की तरह हिंसा पर ज़्यादा बल या बल पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है? चीज़ों को आगे देखते हुए चलना है, ठीक है। फिर अवशेष का सिद्धांत इसका एक है। अवशेष का सिद्धांत, यह सिद्धांत अभिजन के मनोविज्ञान और उनके मानसिक स्थिति को दर्शाता है। यह सिद्धांत बताता है कि अभिजनों का मनोविज्ञान समय समय पर क्या होता रहता है? बदलता रहता है, ठीक है। तो जितने भी एलीट क्लास के लोग हैं उनकी मेंटलिटी हमेशा क्या होती रहती है? टाइम टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। जैसे समय समय परिस्थितियां बदलती हैं, वैसे वैसे परिस्थितियों के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं? अपनी मनोविज्ञान को बदलते रहते हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया गीतानो
विल्फ्रेडो पेरेटो को देख लिया हमने, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट हमारे जो थिंकर हैं मोस्का हैं, ठीक है। अगर आपको सटोरिए और किराएजीवी की बात समझ में नहीं आ रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट में करके बताएं, फिर मैं आपको, या फिर आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास फ्री टाइम अभी है। अभी बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए कॉलेज के, तो अभी मैं फ्री हूँ, थोड़ा कॉल कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और अब देखते हैं, अवशेष का सिद्धांत हो गया। अब नेक्स्ट थिंकर हमारे जो हैं मोस्का हैं, ठीक है। मोस्का भी क्या है, समाजशास्त्री विचारक हैं, ये इटली के थिंकर हैं, ठीक है। इटली के समाजशास्त्री विचारक हैं, अभिजनवाद को आगे बढ़ाते हैं। मोस्का ने अपनी पुस्तक, इनकी फेमस जो बुक है द रूलिंग क्लास, 1896 में लिखी इन्होंने। अभिजन वर्ग के अध्ययन के लिए एक संगठनात्मक उपागम का प्रयोग इन्होंने किया है, यानी इन्होंने अपनी पुस्तक द रूलिंग क्लास में एक संगठनात्मक उपागम के बारे में चर्चा की है, जिसमें इन्होंने बताया कि एक अध्ययन किया कि संगठन में क्या होते हैं, संगठन में ही जो अभिजन होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। अभिजन कहाँ पाए जाएंगे, एक संगठन में पाए जाते हैं, और अभिजन हमेशा क्या होते हैं, संगठित होते हैं, ये बात ध्यान रखना। और जो जनता होती है वो क्या होती है, असंगठित होती है। मोस्का ने अभिजन को क्या बोला, संगठित अल्पसंख्यक की संज्ञा दी। तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाए कि संगठित अल्पसंख्यक शब्दावली, ऐसा पूछ ले, ठीक है। संगठित अल्पसंख्यक की शब्दावली किससे संबंधित है, तो मोस्का से संबंधित है, ठीक है। मोस्का हो गया। हमारे नेक्स्ट थिंकर हैं रॉबर्ट मिसेल्स। रॉबर्ट मिसेल्स नेक्स्ट थिंकर हैं। रॉबर्ट मिसेल्स ने अल्पतंत्र का लौह नियम या फिर गुटतंत्र का लौह नियम इन्होंने दिया, इसी को आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब ये है क्या अब देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार बड़े पैमाने पर, एक सेकंड, इस सिद्धांत के अनुसार बड़े पैमाने पर संगठनों ने सभी प्रकार लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक, अंततः और अनिवार्य रूप से सत्तावादी और नौकरशाही संरचना के साथ गुटतंत्र कर कुलीन तंत्र शासन के नेतृत्व करते हैं। कहने का मतलब है कि ये कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर संगठन चाहे कैसा भी हो, चाहे संगठन लोकतांत्रिक हो चाहे वो संगठन अलोकतांत्रिक हो, ठीक है, उसमें अनिवार्य रूप से क्या होते हैं, सत्ता जो होती है, ठीक है, सत्तावादी अथॉरिटी होती है वो या तो नौकरशाही चलाती है, या तो नौकरशाही के साथ एक गुट बना के जो है वो एलिट क्लास के लोग शासन का नेतृत्व करते हैं। ये है रॉबर्ट मिसेल्स का अल्पतंत्र का लौह नियम। यानी कि कहने का अगर आसान भाषा में समझें तो रॉबर्ट मिसेल्स कह रहे हैं कि शासन चाहे कैसा भी हो, ठीक है, शासन चाहे कैसा भी हो, उसमें जो गुट होता है, ठीक है, इनका एक लोहे के पिंजरे के समान होता है, जिसमें कुछ गिने चुने लोग ही है ना शासन में क्या होते हैं, भाग लेते हैं। चाहे वो शासन चाहे लोकतांत्रिक हो चाहे वो शासन गैर लोकतांत्रिक हो, ठीक है, चाहे वो शासन लोकतांत्रिक हो चाहे वह गैर लोकतांत्रिक हो, उसमें अनिवार्य जो सत्ता चलाते हैं चाहे वो, ठीक है, उसमें नौकरशाही होती है, नौकरशाही के साथ संरचना बना लेते हैं वो, और शासन का नेतृत्व करते रहते हैं। कौन करता है ऐसा, रॉबर्ट मिसेल्स बोलते हैं कि ऐसा अभिजन हमेशा करते हैं, यह अभिजनों की संकल्पना है, ठीक है। इसी को रॉबर्ट मिसेल्स कह रहा है कि यह क्या है, गुटतंत्र का लौह नियम है। यानी जो गुटतंत्र होता है, जो गुट होता है वो एक पिंजरा बना लेता है लोहे का, ठीक है, और इस लोहे के पिंजरे में कौन कौन से लोग आते हैं, जैसे प्रशासनिक अधिकारी हो गए, ब्यूरोक्रेसी हो गए, या फिर बड़े बड़े लोग होते हैं, नेता हो गए, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, अपने बाहर से एक लोहे का पिंजरा बना लिया इन्होंने, और इस लोहे के पिंजरे में कोई आम जनता नहीं आ सकती, इसी को आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की बोल दिया गया है। चाहे वो शासन व्यवस्था कैसी हो, चाहे वो लोकतांत्रिक हो, चाहे वो लोकतांत्रिक शासन हो, चाहे वो साम्यवादी शासन हो, चाहे वो गैर लोकतांत्रिक, कैसी भी शासन व्यवस्था हो, रॉबर्ट मिसेल्स कह रहे हैं एक आयरन केज होता है, एक लोहे के पिंजरे के जैसा इनका एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, और इसी लोहे के पिंजरे के भीतर कुछ क्या होते हैं, गिने चुने अफसर होते हैं, गिने चुने नेता होते हैं, जो शासन सत्ता को क्या करते रहते हैं, हमेशा चलाते रहते हैं। इन्हीं को अभिजन बोल दिया इन्होंने, इन्हीं को रॉबर्ट मिसेल्स ने क्या बोला, अभिजन बोला, ठीक है। ये आसान भाषा में है, ये थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज है, ठीक है, ये किताब की भाषा है, क्योंकि आपको किताब की भाषा भी सीखनी है। जब आप आसान भाषा सीख जाएंगे तो आप किताब की भाषा को पकड़ना सीख जाएंगे, ठीक है। जो एग्जाम में पूछता है तो आसान भाषा नहीं पूछता, वो थोड़ा सा घुमा की भाषा को पूछता है। रॉबर्ट मिसेल्स के अनुसार गुटतंत्र का लौह नियम आधुनिक समय की नौकरशाही है, ठीक है, और तकनीकी आवश्यकताओं से उभरता है। आप देखिए, एक सेकेंड,
देखिए जो रॉबर्ट मिसल्स कहता है कि अल्पतंत्र का लौह नियम, अल्पतंत्र का लौह नियम या आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की क्या है ये? रॉबर्ट मिसल्स कह रहा है कि आधुनिक रूप में देखेंगे तो जो हमारी नौकरशाही है, जो हमारी क्या है, नौकरशाही है, वो क्या है, नौकरशाही। देखिए आम जनता कहाँ होती है, यहाँ यहाँ होती है, ठीक है, आम जनता यहाँ है। नौकरशाही से क्या आम जनता हमेशा इंटरेक्शन करती है? नहीं करती। क्यों? क्योंकि इनके बीच में रॉबर्ट मिसल्स कहता है एक लोहे का पिंजरा होता है जिससे आम जनता इनसे इंटरेक्शन नहीं कर पाती है, ठीक है। और इस लोहे के पिंजरे के अंदर नौकरशाही, नेता, उद्योगपति, बड़े बड़े इलीट क्लास के लोग रहते हैं जो शासन को क्या करते हैं, शासन को चलाने का काम करते हैं, ठीक है, शासन को चलाने का काम करते हैं। इन्हीं को क्या बोल दिया इसने, इसी को अभिजन बोला गया है, ठीक है। और यही सिद्धांत क्या कहलाता है, अल्पतंत्र का लौह नियम। यानी कि इन्होंने एक लोहे का पिंजरा बना लिया है, ठीक है, जिसके भीतर कोई भी नहीं जा सकता, आम जनता तो बिल्कुल नहीं आ सकती। इसके भीतर वही लोग रह सकते हैं जो नौकरशाही के लोग हैं, जो एलीट क्लास के लोग हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को आप समझ लीजिए। देखिए अब यह सिद्धांत और क्या बातें मानता है, यह सिद्धांत मानता है कि नौकरशाही और लोकतंत्र का मिश्रण नहीं कर सकते हैं, नौकरशाही और लोकतंत्र का मिश्रण नहीं होता है, ठीक है। यानी ये कह रहा है कि जहां जहां पे नौकरशाही होगी वहां पे लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि नौकरशाही कहाँ होती है, नौकरशाही एक होती है लोहे के पिंजरे के अंदर होती है। रॉबर्ट मिसेस कहता है जहां पे नौकरशाही होगी वहां पर लोकतंत्र नहीं हो सकता, नौकरशाही और लोकतंत्र साथ साथ नहीं चल सकते। क्योंकि नौकरशाही जो होती है वो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के अंदर होती है, एक लोहे के पिंजरे के अंदर होती है, ठीक है। इस लोहे के पिंजरे में आम जनता नहीं आ सकती। लोकतंत्र का मतलब तो यही है ना कि आम जनता भी क्या हो, शासन में भाग पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन शासन में पार्टिसिपेट कौन करेगा, नौकरशाही करेगी, वो भी लोहे के पिंजरे के अंदर रह के, ठीक है। इनकी बुक का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज अ सोशियोलॉजिकल स्टडीज, 1959 में लिखी गई, 1959, ठीक है। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ सारा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे, ठीक है। जो नेक्स्ट थिंकर हैं ऑर्टिगा वाई गैसेट्स हैं। ऑर्टिगा वाई गैसेट्स गैसेट्स क्या बोल रहे हैं, इन्होंने मास ग्रुप थ्योरी का सिद्धांत दिया, ठीक है, मास ग्रुप थ्योरी। इनके अनुसार अभिजन या नेता जनता की अंधभक्ति की वजह से विशिष्ट बनता है, स्वयं के गुणों की वजह से नहीं। इन्होंने मास थ्योरी में बताया कि जो नेता होता है, ठीक है, जो नेता होता है, जो लीडर होता है, उसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं होती, कोई गुण नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। वो लीडर बनता कैसे है, जनता की वजह से, ठीक है, जनता की अंधभक्ति की वजह से बनता है, अंधभक्ति की वजह से, ठीक है। कभी भी राजनीति में अंधभक्ति नहीं करनी चाहिए। अंबेडकर जी ने कहा है कि अंधभक्ति, देखिए भक्ति भावना जो है, अंबेडकर ने कहा कि भक्ति भावना जो होती है अगर आप ईश्वर के प्रति करेंगे, ठीक है, तो आपको मोक्ष मिल सकता है। लेकिन आप किसी व्यक्ति के प्रति करेंगे या राजनीति में भक्ति भावना करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे तानाशाही की तरफ ले जाएगी। तो ये अंबेडकर का स्टेटमेंट था, ठीक है। तो ये गैसेट क्या बोलता है, गैसेट कहता है कि नेता जो है, नेता के अंदर कोई क्वालिटी नहीं होती, अभिजनों के अंदर कोई क्वालिटी नहीं होती, बल्कि वो नेता बनते हैं जनता की अंधभक्ति की वजह से, ठीक है। अगर जनता अंधभक्ति करना छोड़ दे तो कोई भी नेता नेता नहीं रहेगा, ठीक है। नेताओं के अंदर ऐसा कोई क्वालिटी नहीं होता जिससे कि वे नेता बन सके, हमारी अंधभक्ति की वजह से ही नेता बनता है कोई भी व्यक्ति। अब देखिए नेक्स्ट थिंकर हैं सी राइट मिल्स। सी राइट मिल्स, देखिए सी राइट मिल्स ने अपनी फेमस बुक, इनकी बुक का नाम है द पावर इलीट, ठीक है। द पावर इलीट में संस्थागत दृष्टिकोण अपनाता है और इसके अनुसार राजनीतिक संस्थाओं में उच्च वर्ग का नियंत्रण होता है तथा यह उच्च वर्ग आपस में क्या करता है, आपस में एक गठजोड़ की नीति को अपनाते हैं, इसलिए अपने आप को सत्ता में बनाए ये रखते हैं। देखिए सी राइट मिल्स बताना क्या चाह रहे हैं कि अपनी पुस्तक द पावर इलीट, इसकी बुक का नाम है द पावर इलीट, पावर इलीट, ठीक है। द पावर इलीट बताता है कि जितनी भी संस्थाएं होती हैं, चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे
कोई भी संस्था हो, उसमें हमेशा नियंत्रण किसका होगा? एलिट क्लास का, ठीक है। चाहे कोई सा भी हो, उसमें नियंत्रण होगा हमेशा अभिजनों का होगा, ठीक है। और अभिजन जो होते हैं, ठीक है, अभिजन जितने भी अभिजन होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? संगठित रहते हैं। संगठित रह के ही अपने आप को सत्ता में वो बनाए रखते हैं। अगर उनका संगठन टूट गया, ठीक है, अगर अभिजनों का संगठन टूट गया तो वे सत्ता में नहीं आ सकते। फिर देखिए आगे, सी राइट मिल्स कहते हैं कि अमेरिकी राजनीति में बड़े व्यापार या फिर व्यापारी कह लीजिए, बड़े व्यापारी, सेना और सैन्य उद्योग संकुल कहा है इसे, ठीक है। अमेरिका में कहता है सी राइट मिल्स, अमेरिका में क्या है? सैन्य औद्योगिक संकुल है, जो अभी मैंने ऊपर आपको बता दिया था, सैन्य औद्योगिक संकुल का है। का प्रभुत्व हमेशा क्या रहता है? बना रहता है। यानी कि सी राइट मिल्स का मानना है कि अमेरिका में जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे सेना का ऑर्गेनाइजेशन इधर है, उद्योगपतियों का ऑर्गेनाइजेशन इधर है, और नेताओं का ऑर्गेनाइजेशन अलग है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इनमें तीनों में गठजोड़ रहती है, ठीक है। सेना के लोग नेता से जुड़े रहते हैं, नेता के लोग जो है वो उद्योगों से जुड़े हैं, उद्योग के लोग सेना से। तो ये आपस में क्या करते हैं? एक गठजोड़ बना के रखते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बना के रखते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? इनकी सत्ता हमेशा चलती रहती है। इसी को इसने क्या बोल दिया? सैन्य औद्योगिक संकुल। सैन्य औद्योगिक संकुल, ठीक है। तो तीन सत्ता क्या होती है? हमेशा तीन वर्गों में डिवाइड रहती है, ठीक है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में डिवाइड रहती है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन सेना का हो, चाहे वो नेताओं का हो, चाहे वो व्यापारियों का, ठीक है। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने भी अमेरिकी नागरिकों को सैन्य औद्योगिक गठजोड़ के बारे में क्या दिया? उसने चेतावनी दी। इन्होंने, अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने ये बोला कि अमेरिका के लोग सोचते हैं कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, ठीक है, हमारा शासन है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर ने चेतावनी दे दी कि भाई अमेरिका वासी, आप लोग सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ। आप जो इस भ्रम में पड़े हो कि जनता का शासन अमेरिका में है, तो जनता का शासन अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में शासन किसका है? सैन्य उद्योग गठजोड़ का है, ठीक है। सेना का है, उद्योग का है, और नेताओं का। ये तीनों का गठजोड़ चलता है, इसी वजह से ही क्या है? शासन चल रहा है। तो आप ये इस भूल में मत रहिए कि जनता का शासन है, ठीक है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी इसके बारे में वार्निंग दे दी थी। किसने? आइजनहावर ने सैन्य औद्योगिक संकुल या सैन्य उद्योग गठजोड़ की बात इन्होंने कर दी, ठीक है। जो हमारा अब नेक्स्ट होगा, ये हमने क्लासिकल अभिजन सिद्धांत पढ़ लिया, परंपरागत अभिजन सिद्धांत पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आधुनिक अभिजन सिद्धांत, ठीक है। वीडियो हमारा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से हम इस वीडियो को यहीं पे स्किप करते हैं, ठीक है। 1 घंटे की वीडियो हो गई है, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। फिर बाकी चीज़ों को हम आगे समझते चलेंगे। ये वीडियो हम 3 से 4 पार्ट में देखेंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी का जो चैप्टर है बहुत बड़ा है। ये 40 पेज का मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। डिटेल में होने की वजह से आपका कोई पॉइंट्स ना छूटे, आप एक ही जगह से पढ़ें, आपको सारी चीज़ें एक जगह पे मिल जाएं, आपको बार बार कोई बुक्स के पीछे ना भागना पड़े। आप पूछते रहते कौन सी बुक पढ़ूँ, एनसीईआरटी पढ़ लूँ, ये पढ़ लूँ, वो पढ़ लूँ, है ना। तो आपको मैं कहूँगा कि आप एक बार वीडियो से देखें ज़रूर, और चीज़ों को जब आप आसानी से समझने लगेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बुक की ज़रूरत पड़ेगी फिर, ठीक है। क्योंकि ये सारी मैंने 10 से 12 बुक्स का रेफरेंस लिया है, और इन सब बुक्स को मैंने कई बार पढ़ के फिर जाके आपका पीपीटी तैयार किया हुआ है। फिर आप प्लीज़, अगर आपको बुक्स पढ़ना है तो आप पॉलिटिकल थ्योरी के लिए ओपी गाबा साहब की बुक ले लीजिए, ठीक है। ओपी गाबा की आती है, आसान भाषा में लिखी गई है, ठीक है। लैंग्वेज इसकी बहुत ही ईजी है, आप इसको ले सकते हैं अगर आपको पढ़ना है, आपके पास टाइम है तो, ठीक है। मैं तो कहूँगा आप एक बार वीडियो देखिए, फिर आप कोई बुक प्रेफरेंस कीजिए, कोई बुक आप फिर प्रेफर करिए। और दूसरी बात है कि आप, ये वीडियो इतनी बड़ी इसलिए हो रही है क्योंकि वीडियो का जो पीपीटी हमारा स्लाइड्स है, जो ये 37 पेजेस का है, ठीक है। अभी हमने 12 से 13 पेजेस पढ़ चुके हैं। तो 12-13 पेजेस पढ़ने का मतलब कि हमारा वीडियो अभी जाएगा कम से कम 3 या 4 पार्ट में मैक्सिमम जाएगा, क्योंकि हमने लास्ट में आपको दिखा दूं मैं पीपीटी आपको ना, ठीक है। लोकतंत्र के अलग अलग मॉडल हैं, ठीक है। तो लोकतंत्र की लहरें हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें पढ़ना है, ठीक है। कुछ बुक्स हैं, तो ये सारी चीज़ें बड़ी होंगी, जाहिर सी बात है। तो आपको कहीं भटकना नहीं है। देखिए लास्ट में हमने एक अलग से चीज़ जोड़ दिया आपके लिए, कि परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि ये हमने जोड़ दिया है, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ के जाना, ये यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, जो इसमें वही चीज़ें डाली गई हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं, या आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुछ बुक्स डाल दिया मैंने,
और कुछ मैंने क्रांतियाँ डाल दी हैं कि जो जो कुछ देशों में यहाँ पे क्रांतियाँ हुई, उसके बाद यहाँ पे लोकतंत्र आया। जैसे पुर्तगाल में 1974 में गहरा लाल रंग क्रांति हुई, ठीक है। तो कभी कभी ये सब एग्जाम में पूछता है कि गुलाबी क्रांति कहाँ हुई, या फिर मखमली क्रांति, वेलवेट रेवोल्यूशन कहाँ हुई, है ना। तो वैगनी क्रांति, ये सारी क्रांतियाँ क्या हैं, आपके एग्जाम में कभी ना कभी पूछी जा चुकी हैं, या फिर आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती हैं। तो प्लीज़ वीडियो बड़ा होगा, आप पेशेंस रखें और सारा कोर्स आपको कंप्लीट मिलेगा, इसके लिए भी आप निश्चिंत रहें, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें।